हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं लेकर लेक्चर नंबर 2 एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड सम अदर टॉपिक्स आल्सो। तो आइए जानते हैं ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करना है, पता करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो यूज टू कंपेयर द चार्ज ऑन एनी बॉडी। मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, और हमको पता करना है कि इस पे जो चार्ज की पोलैरिटी है, इस पे जो चार्ज की पोलैरिटी है वो अलग है, मतलब डिफरेंट है कि सेम है। ठीक है, और ये भी पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस पे चार्ज ज़्यादा है, किस पे चार्ज कम है। तो आइए हम देखेंगे कि इसमें ये कैसे मेजर करके हमको बताता है और ये होता क्या है। तो पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी बॉडी और टू चेक द पोलैरिटीज ऑफ चार्जेज ऑन एनी बॉडीज। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर बनाया है, अभी एनसीईआरटी से लिया गया पिक्चर है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक चेंबर होता है, चेंबर पे चारों तरफ से ग्लास लगा होता है। ये जैसे कि ये क्यूबिक या फिर क्यूबॉइड टाइप का चेंबर है, और इसमें चारों तरफ से ग्लास लगा हुआ है। और इसमें क्या है, एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड के ऊपर ये मेटल का नॉब लगाया गया है। अगर किसी बॉडी को इस पे चेक करना है, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, तो इस बॉडी को इस पे टच कराते हैं। ठीक है, और ये मेटल की रॉड है, दिस इज द मेटेलिक रॉड। ये मेटेलिक रॉड है, तो वो जो चार्ज ऐसे यहाँ पे टच कराएंगे, वो चार्ज ऐसे मेटल से होके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज एट द एंड ऑफ मेटल रॉड देयर इज गोल्ड लिप्स। बहुत पतली पतली गोल्ड की, मतलब सोने की यानी गोल्ड की पत्तियां लगी होती हैं, मतलब बहुत पतली पतली। दे आर वेरी लाइट एंड वेरी थिन। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही पतली पतली बारीक गोल्ड की लिप्स होती हैं, मतलब पत्तियां होती हैं, और ये मेटल रॉड से कनेक्टेड होती हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि ये रबर, ये यहाँ पे रबर लगा हुआ है, मतलब ये ग्लास का विंडो होगा, मतलब ये ग्लास का विंडो होगा, और इस ग्लास के विंडो में यहाँ पे रबर लगा के हमने रॉड को अंदर इसमें लाया है। ठीक है, और यहाँ पे मेटल का नॉब लगा हुआ है, मतलब जिसपे हम बॉडी को टच कराते हैं, और ये मेटेलिक रॉड है। सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हम पता कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक मेटल की रॉड होती है, सिंपल सी एक मेटल की रॉड होती है, और मेटल की रॉड के एक एंड पे गोल्ड की लिप्स लगी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर हम बात करें इसके सिंपल सा डायग्राम की, सिंपल सा डायग्राम इसका ऐसे हो सकता है कि ये एक मेटेलिक रॉड है, और इस पे मतलब ये नॉब लगा हुआ है, मेटल का नॉब लगा हुआ है, और यहाँ पर गोल्ड लिप्स है। देयर इज गोल्ड लिप्स है, यहाँ पर गोल्ड की लिप्स लगी हुई है। लिप्स मतलब गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये चलिए, इट्स ओके, ये गोल्ड की लिप्स लगी हुई हैं। ये गोल्ड की लिप्स हैं। अब क्या होता है, तो ये गोल्ड की लिप्स देखने में कुछ ऐसे होती हैं। अगर हम लोग 3D में ना देख के ऐसे देखें 2D में, तो ये कुछ ऐसे होती हैं। ठीक है, और शुरू में जब ये मतलब कि ये हमारा मेटल का रॉड है, मेटल का रॉड है, मेटल रॉड, एंड दिस इज गोल्ड लिप्स। ये गोल्ड लिप्स हैं, और ये हमारा मेटल नॉब है, मेटल नॉब। अब देखिए होता क्या है, ये इसका बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो इसका वर्क कैसे है, हम थोड़ा इस पे बात करेंगे कि हाउ इट्स वर्क। तो इसको हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये हमारा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये वर्क कैसे करता है। लुक हियर, इफ यू वांट टू चेक देयर इज सम चार्ज और नॉट ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे कोई चार्ज है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेटल नॉब को उस बॉडी से टच कराते हैं, या फिर उस बॉडी को इस मेटल नॉब पे टच करते हैं। तो जैसे इस बॉडी को इस मेटेलिक नॉब पे टच करते हैं, तो गोल्ड लीफ इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन 0 होता है, मतलब ये एक दूसरे में हम कह सकते हैं इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। ऐसे मतलब उनके बीच का कोई सेपरेशन नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होती हैं गोल्ड लिप्स। ठीक है,
इनिशियली ऐसे होता है, बट जैसे ही किसी बॉडी को हम मेटल के नॉब के इस मेटेलिक नॉब पे टच करते हैं, अगर वो बॉडी चार्ज्ड है, देन व्हाट हैपेंस, दिस गोल्ड लीफ गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच कितना सेपरेशन आएगा ये डिपेंड करेगा, ये सेपरेशन कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस बॉडी से हमने मेटेलिक नॉब पे टच कराया है, इस पे जैसे टच कराया है, क्लियर है। मान लीजिए ये मतलब कोई ग्लास रॉड है, कल वाला मान लेते हैं, ठीक है ना, ये ग्लास रॉड है, चार्ज कर दिया है ग्लास रॉड को रब करके और इस पे टच करा रहे हैं, तो होगा क्या, नाउ लुक हियर, जैसे इस मेटेलिक नॉब पे हम टच करेंगे, द चार्ज फ्रॉम ग्लास रॉड ट्रांसफर टू दिस मेटेलिक नॉब, और मेटल पे जब भी कोई चार्ज रखा जाता है दैट एक्सपेंड ऑल ओवर इट्स सरफेस, उसके पूरे सरफेस पे फैल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज ये सब मेटल से होते हुए यहाँ गोल्ड लिप्स तक पहुंच जाते हैं। नाउ गोल्ड लिप्स, इसमें बहुत सारे लिप्स हमने दो ही बनाया है, तो गोल्ड लिप्स क्या होते हैं, इसके लिप्स मतलब गोल्ड लिप्स के जो चार्ज होते हैं गोल्ड लिप्स के पत्तियों में भी, मतलब उनके लिप्स में भी चले जाते हैं। जैसे लिप्स में जाते हैं तो क्या होता है, लिप्स के बीच में रिपल्सन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और इस रिपल्सन के वजह से देखिए, इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इस रिपल्सन की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मतलब जैसे देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही आपने ग्लास रॉड यहाँ पे रखा, मान लीजिए चार्ज, ग्लास रॉड को आपने चार्ज कर लिया था बाय यूजिंग द फ्रिक्शन फ्रॉम सिल्क, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस चार्ज को आपने इस मेटल के रॉड पे जैसे ही मेटेलिक नॉब पे जैसे रखा, तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज जैसे उस पे रखेंगे दे विल एक्सपेंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ से जो चार्ज होते हैं इस मेटेलिक रॉड से होते हुए गोल्ड लिप्स तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ये गोल्ड लिप्स तक जाते हैं, गोल्ड लिप्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगता है। क्यों रिपल्सन होता है, क्योंकि अभी हम आगे जानेंगे कि जो लाइक चार्जेज होते हैं दे रिपल टुगेदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्लियर है। तो यहाँ से जो चार्ज आ रहा है बस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव जाएगा, इधर भी पॉजिटिव जाएगा, तो एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, और इस प्रकार गोल्ड लिप्स क्या हो जाएंगे, दूसरे से दूर हो जाएंगे। लुक हियर, अगर चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी दैट इज ग्लास रॉड, मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉडी के रूप में ग्लास रॉड लिया है, तो अगर चार्ज ज्यादा है बॉडी पे तो यहाँ पर ज्यादा चार्ज आएगा, देन मोर चार्ज विल बी कम हियर, ओके। अगर ज्यादा चार्ज आएगा देन व्हाट हैपन, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, तो ये सेपरेशन और ज्यादा होगा, ये जो सेपरेशन होगा लिप्स के बीच में जो सेपरेशन होगा ये और भी ज्यादा होगा। तो if a body is if a body have large amount of charge, the separation between the lips will be high. If the charge on the body is low or less, then the separation between the lips will be less, okay. So in this way a gold leaf electroscope works. अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम बस ये पता नहीं लगाना चाहते किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है, मान लीजिए एक रॉड है ए और दूसरा रॉड है बी, ओके, वी हैविंग टू रॉड्स हियर, one rod is A and another rod is B. We want to check that either these two rods have same चार्ज ऑफ सेम पोलैरिटी, दैट इज दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, दोनों निगेटिव चार्ज रखे हैं, या फिर दोनों पर अलग अलग चार्ज है। वी वांट टू कंपेयर दिस, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे पोलैरिटी चेक करने के लिए, गोल्ड लीफ का कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम चाहते क्या है, आवर एम इज टू चेक द पोलैरिटीज ऑफ ए एंड बी इज आइदर सेम और डिफरेंट, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले मेटल के नॉब पे, मेटेलिक नॉब पे जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ के मेटेलिक नॉब पे टच करेंगे इसे, और जैसे ही टच करेंगे अगर इस पे चार्ज होगा तो ये क्या होगा, इसकी जो मतलब कि लिप्स होंगी सेपरेट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे हो रही हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। वी डोंट नो कि ये पे कौन सा चार्ज है, तो इसमें सेपरेशन आ गया। अब हम आते हैं बी पर, बी पर आते हैं और बी के साथ भी यही काम किया, इसी को लेकर हम क्या किए, यहाँ पर चले गए, मतलब इसको उठाएं और अब यहाँ पर लेकर चले गए,
ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, ये जो गोल्ड लीफ हमारा था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हमने उठाया और अब इस बॉडी से टच कराया, मतलब बॉडी बी से हमने क्या किया, बी से इस मेटेलिक नॉब को टच कराया, इसके मेटेलिक नॉब को। तो अब क्या होगा, मान लीजिए पहले तो सेपरेशन ये था, अब यदि सेपरेशन और इंक्रीज होता है, इफ द सेपरेशन इंक्रीजेज मोर देन अर्लियर, देन द चार्ज ऑन द बोथ बॉडीज विल बी सेम। ओके, लुक हियर, हम ऐसी बात क्यों कह पा रहे हैं, थोड़ा सोचिए आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सेपरेशन, मान लीजिए ब्लेड्स के बीच का सेपरेशन x है, समथिंग x है, हम ऐसे देख के कह सकते हैं हाँ आप सेपरेशन इतना है, वहां पे गया तो सेपरेशन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये कह सकते हैं। तो मान लीजिए सेपरेशन यहाँ पे x है और यहाँ पर गए तो सेपरेशन हमारा y हो गया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स सॉरी लिप्स बिकम्स y। क्लियर? तो अब हम क्या कह सकते हैं यहां से, इस सेपरेशंस को देख के हम क्या कह सकते हैं, आइए ये देखते हैं। तो हम लोग कैसे ये तय करेंगे कि दोनों बॉडीज पे डिफरेंट चार्जेज हैं या फिर दोनों बॉडीज पे सेम चार्जेज हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इफ द सेपरेशन y इज लार्जर देन x, अगर y का सेपरेशन, अगर ये जो y है ये सेपरेशन x से क्या है, ज्यादा है, देन A and B will have charge of same polarity, charge of same polarity। क्लियर है? फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, हम ये बात कैसे कह पा रहे हैं, यदि y x से ज्यादा हो गया, x से यदि y ज्यादा हो गया, ये सेपरेशन और बढ़ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों का पोलैरिटी सेम है। फॉर इंस्टेंट अभी हम नहीं कह सकते कि किस पे नेगेटिव किस पॉजिटिव है। मान लीजिए किस पे पॉजिटिव था, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गया या सेपरेशन इसमें आ गया। फिर से मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव था, हम कह रहे हैं कि सेपरेशन A and B will have same charge, तब जाके सेपरेशन ज्यादा होगा। तो मान लीजिए बी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पहले ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था तो इसका जो गोल्ड लीफ में पॉजिटिव चार्ज होंगे वो और बढ़ जाएंगे। तो गोल्ड लीफ के पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ेंगे तो उसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से उनके बीच का सेपरेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यदि सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है गोल्ड लिप्स के बीच में, देन डेफिनेटली द बोथ बॉडीज हैव सेम चार्जेस। बट हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पर पॉजिटिव है कि दोनों पर निगेटिव है। अब ये हम देखिए, दोनों पर अगर निगेटिव भी होता तो ये प्रोसेस होता। अगर मान लीजिए इनिशियली ये पर निगेटिव था तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आता, ऐसे निगेटिव चार्ज आता, और ये निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव में रिपल्सन होता है, सेपरेशन हो जाता। फिर से अगर बी पर भी निगेटिव होता तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता और भी ज्यादा निगेटिव चार्ज होता था। पहले ऑलरेडी निगेटिव चार्ज ये पा लिया है और बाद में भी और ज्यादा निगेटिव चार्ज उस पर ऐड हो जाता, तो निगेटिव चार्ज ऐड होने की वजह से उनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाता, जिसकी वजह से सेपरेशन फिर से बढ़ जाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी ए और बॉडी बी पर निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, बट ये हम डिफिनेटली कह सकते हैं, ये इस बात को हम एकदम डिफिनेट तरीके से कह सकते हैं कि इफ द सेपरेशन इज इंक्रीजेज, देन व्हाट हैपन, देन वी कैन से दैट बोथ बॉडीज हैव सेम चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ सेम पोलैरिटी। दैट इज, वो हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे हों, यह भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव चार्ज रखे हों। क्लियर है? तो ये दोनों हो सकता है। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा, अगर हम कह दें कि इफ अगर ऐसा नहीं होता है, इफ y इज लेस देन x, इफ सेपरेशन डिक्रीजेज, अगर सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले x था, पहले 1 सेंटीमीटर था, अब हाफ सेंटीमीटर हो गया, पहले 2 सेंटीमीटर था, अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे कम हो गया। सेपरेशन यदि डिक्रीज हो गया, मतलब पहले a को टच कराया तो सेपरेशन हमको मिला 2 सेंटीमीटर, जैसे b को टच कराया 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब सेपरेशन यदि कम हो गया। इफ सेपरेशन डिक्रीजेज देन व्हाट हैपन, देन वी कैन से दैट द पोलैरिटी ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, दैट इज पोलैरिटी ऑफ a and b have different, ठीक है ना, then A and B will have
डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी। तो दोनों पर जो पोलैरिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। सर ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस थिंग्स इज हैपनिंग हियर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है यदि सेपरेशन घट रहा है फाइनली? तो देखिए कैसे, थोड़ा यहीं पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तब जाकर समझ में आएगा। हम कह रहे हैं, मान लीजिए इनिशियली ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आया और गोल्ड लीफ के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। पहले सेपरेशन ऐसे 0 था, ऐसे, ठीक है, सेपरेशन ऐसे 0 था, बट जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव, अगर मान लीजिए सपोज फॉर इंस्टेंस जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। अब जैसे ही हम ये कह रहे हैं कि दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब मान लीजिए अब इस पे निगेटिव होगा, वही ना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा उस पर, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस पे आएगा। और पहले इनिशियली इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज था, कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था जो यहाँ से आया था, तो पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो निगेटिव है उन पॉजिटिव के साथ मिक्सअप होके उनको न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल करेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ विल डिक्रीजेज, जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा गोल्ड लीफ पे वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। यदि माइनस चार्ज ज्यादा पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज वाले से भी ज्यादा हो गया, तो हो सकता है कि एक बार ये ब्लेड्स बहुत क्लोज आ जाए, जब 0 चार्ज हो जाए, और फिर से जब चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा एक्सपेंड कर जाए। तो हमको उतना ज्यादा नहीं सोचना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बी पे निगेटिव चार्ज है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। तो इस केस में यदि देखा जाए, अगर हम ऐसे सोचें, थोड़ा ऐसे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, तो अगर सेपरेशन घट रहा है तो इस पे हम कह रहे हैं कि इस पे जो इसकी पोलैरिटी होगी उससे डिफरेंट होगी, मतलब इस पे निगेटिव होगी। तो इसके जैसे निगेटिव चार्ज आएंगे, ऐसे जैसे निगेटिव चार्ज आएंगे, इसके कुछ जो पहले से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़े हुए थे, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगी और क्या हो जाएगा, सेपरेशन में डिक्रीज, सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इस प्रकार से वी कैन compare either two bodies have charge of same polarity, either two bodies have charge of different polarity। तो कब सेम पोलैरिटी होगा, जब सेपरेशन बढ़ेगा सेकेंड टाइम, मतलब फाइनली, और जब कब मतलब कि सॉरी कब सेम होगा, जब सेपरेशन बढ़ेगा, और कब डिफरेंट होगा, जब सेपरेशन घटेगा। क्लियर है? एंड सो ऑन वी कैन अंडरस्टैंड अदर पोलैरिटी इज सेम आर डिफरेंट। इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं इजीली। क्लियर है? ओके, आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं पोलैरिटी को पता करने में, और ये भी पता करने में कि मतलब कि चार्ज जो है चार्ज जो है ज्यादा है कम है क्या है। अच्छा आइए अब एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक बॉडी यहाँ पर ए है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, ठीक है, दूसरी बॉडी बी है, और इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब पे टच करते हैं, तो इस समय जो सेपरेशन मिलता है कम मिलता है, और इस समय क्या होता है कि जो सेपरेशन मिलता है इसी मतलब कि दूसरा हम इलेक्ट्रोस्कोप लिए और इससे टच कराए, तो इस समय जो सेपरेशन मिलता है थोड़ा ज्यादा मिलता है। हम मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहे हैं कि चार्ज मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पोलैरिटी पे नहीं जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों में कौन सी बॉडीज पर चार्ज ज्यादा होगा, आइदर ऑन बॉडी ए आइदर ऑन बॉडी बी। तो कौन सी बॉडी पे चार्ज ज्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर ए रख देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग लेक्चर को देखेंगे पढ़ेंगे तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से आगे हटते हैं और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए ओके, चेक कर लेते हैं एक बार रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है अभी।
तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखिए, इसकी हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इट हैव मेनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्जेस जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस, बचपन से नहीं मतलब कि क्लास 7 8 के आसपास से। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। चलिए दूसरा, एंड वाइस वर्सा। एंड यहाँ पे वाइस वर्सा लिख देते हैं। वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हैं, वाइस वर्सा का मतलब एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी मैटर है तो उस पर चार्ज होना नेसेसरी, मतलब कि कोई भी मैटर है तो हर मैटर में चार्ज पाया जाता है, क्योंकि हर मैटर आइदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बना होगा डेफिनेटली उसमें चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप लोग और भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे, जिसमें पाएंगे कि जो न्यूट्रॉन है जिसपे जीरो चार्ज है, एक्चुअल में वो भी जो होता है ना फ्रैक्शनल चार्जेस से बना होता है, जिसे हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। तो हम क्वार्क्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्वार्क्स हैविंग फ्रैक्शनल चार्जेस, सो हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्वार्क्स के बारे में। ठीक है, तो वो डाउन डाउन अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, बट आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिसको पढ़ना होगा थोड़ा वो साइड से आर्टिकल देख के ये मतलब कि पढ़ लेगा। ठीक है, या फिर जिसको जानना होगा वो ज़्यादा जानना होगा तो कंटेक्ट भी कर सकता है। चलो, तो हम कहते हैं चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी हर मैटर में कुछ ना कुछ चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जान लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब समझ लीजिए चार्ज अगर मोशन कर रहा है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि 5 कूलम मोशन कर रहे तो 10 कूलम हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, वैसे फॉर जो ये जो चार्ज है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब चार्ज इज डजंट डिपेंड्स ऑन इट्स मोशन आइदर इन रेस्ट कंडीशन। जहां भी है चार्ज तो चार्ज ही रहेगा। अगर 5 कूलम है तो 5 ही कूलम रहेगा, 5 कूलम है तो 5 कूलम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोशन कर रहा है तो ज्यादा हो जाएगा। बट मास के केस में ऐसा नहीं है। मास के केस में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी कहती है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड, मतलब कि विद द स्पीड ऑफ नियर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ऑलमोस्ट उसकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो, देन व्हाट हैपन, इट्स मास गेटिंग इंक्रीज, जिसका मास इंक्रीज करने लगता है। आप लोग ये इक्वेशन कहीं पे देखे होंगे, जो रेस्ट मास, जो काइनेटिक मास है, इट इज रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² होता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बट ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर कोई बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन करेगी, जिसकी स्पीड नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो उसका मास बढ़ने लगता है। जैसे कि हम अगर 5 kg के हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट की मतलब कि लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में हम क्या करने लगे, दौड़ने लगे, रेस करने लगे, देन व्हाट हैपेंस, हमारा जो मास होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं भाई, तो यहीं पे रहो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज वेरी नहीं करता है। ठीक है, चलिए फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो देखिए क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है ना, चार्ज जो है उसका एडिटिव नेचर है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले एडिटिव नेचर। चार्ज का नेचर कैसा है, एडिटिव है।
एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब समझ लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी पे पहले 5 कूलम था, 5 कूलम चार्ज था, किसी ने क्या किया 2 कूलम और चार्ज दे दिया तो इसमें 2 कूलम और जुड़ जाएगा, मतलब इस पर टोटल 7 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ने क्या किया, चलो भाई उसने माइनस 2 कूलम दे दिया तो माइनस 2 कूलम इसके बाद ये तो 7, अब माइनस 2 कूलम हो जाएगा, तो दिस विल बी अगेन 5 कूलम। ओके, तो क्या होगा, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है वो सभी चार्जेस के एडिशन के बराबर होता है, मतलब सम के बराबर होता है, और चार्ज को हमेशा उसके पोलैरिटी वाइज जोड़ा जाता है। निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के साथ और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के साथ ऐड किया जाता है। बट मास में ऐसा नहीं है, मास में नेवर भी निगेटिव, मास निगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मास रखे हैं, इसमें 2 kg जोड़ देंगे तो ये 5 kg है तो 7 kg तो होगा ही, और 2 kg जोड़ेंगे तो ये 9 kg हो जाएगा। अगर ये मास निगेटिव होता तो माइनस 2 kg जोड़ते तो 9 kg से 7 kg आ जाता, बट ऐसा नहीं है। बट चार्ज में ऐसा है, ठीक है ना, चार्ज हैव सच प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज हैव एडिटिव नेचर, और इसको हम लोग हमेशा पोलैरिटी वाइज ऐड करते हैं, इस बात को ध्यान देना है। 5वीं प्रॉपर्टी, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ कंजर्वेशन। जो चार्ज है कंजर्वेशन के रूल्स को फॉलो करता है। कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करता है। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी का कंजर्वेशन, क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हो सकता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चार्ज को खत्म कर सके, उसे काट पीट के खत्म कर सके, या फिर उसे फिनिश कर सकें, या फिर क्रिएट कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जहां पे क्रिएशन भी होता है ना, इस प्रकार से क्रिएशन होता है चार्ज का क्रिएशन कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। आइए देखते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व कैसे रहता है। तो एक हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम यहीं पे थोड़ा समझना चाहते हैं। पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनहिलेशन, पेयर एनहिलेशन। ठीक है, एनहिलेशन होता है कि इनहिलेशन होता है, ओके कोई नहीं, एनहिलेशन होता होगा। लुक हियर, पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनहिलेशन। चलिए, तो इसमें क्या होता है, पेयर क्रिएशन में क्या होता है थोड़ा ये समझ लीजिए। पेयर, यहाँ पे जैसे नाम है कि पेयर क्रिएशन मतलब जोड़े में क्रिएट होना। तो देखिए क्या होता है, जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन, जैसे गामा फोटॉन जो स्पेस से आ रही है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन जब एक सुटेबल कंडीशन पाती है, देन व्हाट हैपन, इट ब्रेक्स इनटू टू पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल, वन इज इन पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, एंड वन इज इन इलेक्ट्रॉन जो कि ये पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर, यहाँ पर गामा फोटॉन जो है ये फोटॉन है, और फोटॉन पर जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, चार्ज इज जीरो। बट इस पे तो चार्ज है, हाँ भाई इस पे चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर चार्ज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब अगर हम कहें इस पर प्लस ई चार्ज है और इस पर माइनस ई चार्ज है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज बिकम जीरो। तो हम इधर कर सकते हैं, इधर नेट चार्ज जीरो है, इधर नेट चार्ज जीरो है। तो पेयर एन क्रिएशन में भी जहां पे चार्ज का क्रिएशन होता है पेयर्स के रूप में, वहां पर भी चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब पेयर एनहिलेशन की बात कर लेते हैं। अब पेयर एनहिलेशन में क्या होता है, सेम इसी का उल्टा, और हमेशा कोई जरूरी नहीं कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्रिएट होते हैं, म्यूऑन और एंटी म्यूऑन, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, ऐसे मतलब कई सारे पार्टिकल जो होते हैं ना वो भी क्रिएट होते हैं, जिसे हम लोग पेयर क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, बट हमने ये बहुत सिंपल एग्जांपल लेके बताया है।
अब पेयर एनहिलेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वन एंटी पार्टिकल लाइक पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है ना, और एंटी म्यूऑन भी होता है, तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पॉजिट्रॉन का नाम सुने होंगे, इसलिए इसके बारे में जान लीजिए। तो ये पॉजिट्रॉन जो है, व्हेन वन पॉजिट्रॉन दैट इज वन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन just comes into contact with the electron, then what happens, they destroy to each other। दोनों एक जैसे, एक मैटर एक एंटी मैटर, मतलब एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल मिलते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मास खत्म हो जाता है, एंड मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वो फोटोन के रूप में एनर्जी क्या होती है, अपीयर होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से कहेंगे सर इस पे प्लस ई चार्ज है, इस पर माइनस ई चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी जो फोटान होता है, तो फोटान एक लाइट का क्वांटा, एक पार्टिकल है, और लाइट के पार्टिकल पे किसी प्रकार की कोई इनर्जी मतलब कि चार्ज नहीं होता है, मतलब इस पर चार्ज ऑलरेडी पहले से जीरो होता है, इधर भी चार्ज जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन से दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। इन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज आल्सो कंजर्व्ड। तो चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन हमने इस एक बात रखा है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई चार्ज इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये पूरी यूनिवर्स जो है, ये माना जाता है कि यूनिवर्स में नेट ऑफ द टोटल सम ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इस पूरे यूनिवर्स को ही माना जाता है कि ये क्या है, एक होल आइसोलेटेड सिस्टम की जैसे बिहेव करता है चार्ज के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें चार्ज के बारे में बहुत बात हो गई, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। और हम अभी ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक्स हो रही हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। अभी धीरे धीरे मेरा सिस्टम, जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो भी बहुत बेटर नहीं है, ठीक है, बट जो भी है सही है, इस पेंडेमिक में जैसे भी काम चल जाए। ओके, यहाँ पे आते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, चार्ज के बारे में बात हो गई। एक टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम इसको अलग से ही पढ़ लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्या कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज एक स्टेप वाइज होता है, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है या तो ई हो सकता है, और ये इसे कहते हैं कि बेसिक चार्ज, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब कोई चार्ज ना ई से कम नहीं हो सकता। बट आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे, जैसे मास्टर्स में जाएंगे, फिजिक्स से अगर मास्टर्स करेंगे मतलब एमएससी करेंगे, या फिर आगे पढ़ेंगे बीएससी भी करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बेसिक बिल्डिंग चार्ज हो, मतलब बेसिक चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन को नहीं, वहाँ पे क्वार्क्स को देखा जाता है। क्वार्क्स भी फ्रैक्शनल चार्ज रखते हैं, जैसे क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है 1/3, 2/3, ऐसे ऐसे चार्ज होता है, ठीक है। तो उसमें फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं, बट हम इसके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं इसकी आप लोगों के सामने, तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम ये कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज always integral multiple of electronic charge, integral multiple of electronic charge। हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी अगर Q से रिप्रेजेंट करें तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज इंटीग्रल नंबर। तो चार्ज किसी बॉडी पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे प्लस और माइनस ले सकते हैं, क्लियर है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, एंड N में भी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज इतना होता है, क्लियर है। अगर हम एक कहें कि सर हम रबिंग कर रहे हैं तो क्या इसमें क्वांटाइजेशन के रूल फॉलो होते हैं, यस,
द रूल्स आर फॉलोड हियर। जैसे हम रब करते हैं तो एक बॉडी में पॉजिटिव आता है, दूसरी बॉडी में निगेटिव आता है। तो क्या होता है, जिस पर निगेटिव आता है वो पॉजिटिव वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन चुराया होता है। जितना इलेक्ट्रॉन चुराया होता है तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया होता है। ऐसा नहीं होता है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन लिया हो या फिर 5.5 इलेक्ट्रॉन लिया हो। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को काट के नहीं देगा अपने में, ठीक है। जितना मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है। दैट इज इन इंटीग्रल स्टेप्स, इलेक्ट्रॉन को वो चुरा सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन इससे कम हुआ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन किया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इतना सारी बात हो गई। तो जो भी फ्रिक्शनल चार्जेस जनरेट हो रहे थे सभी में ये क्वांटाइजेशन का रूल फॉलो हो रहा था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक कहता है कि ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब लार्ज लेवल पे, on the macroscopic level we ignore the quantization of charge. Why we ignore the quantization of charge? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे क्यों इग्नोर कर देते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे एक टॉपिक पे जाना चाहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ही कर देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सही बच्चों को याद हो गया रहता है, ठीक है। इन 1 कूलम, तो 1 कूलम, क्यू की वैल्यू आ गई 1 कूलम, और यहाँ पर एन की जो वैल्यू है हमको पता करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम इसको एन को पता करना चाहें तो इस रूल से एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा, और 1 बाई ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 1 कूलम है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एन इज इक्वल टू, जो एन की वैल्यू हमको मिलेगी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए जरा आप लोग, एक कूलम में, इन 1 कूलम देयर इज सो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻3 1000, 10⁻5 1 लाख, 10⁻6 10 लाख। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा है ना, 10⁻18, ठीक है। अब ये कूलम में तो हम क्या करते हैं कि भाई जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ जब चार्ज आया, जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आता है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को एज ए कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मतलब जो ई है, ई इज वेरी स्मॉल, ई की वैल्यू देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, -19 इज वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि when we are thinking about मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हम कह सकते हैं when कोई बात करेगा 1 कूलम की, 2 कूलम की, या फिर 1 माइक्रो कूलम की भी बात करेंगे ना, तो भी 10 का पावर हमारे पास लगभग 20 या 13 आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम इतने ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तब हम उसे एज ए कॉन्टिन्यूअस ट्रीट कर लेते हैं और वहां पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई क्वांटाइजेशन को अपने घर रह, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस ही तौर पे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के तरफ। और कूलॉम्स लॉ पे आज अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। कूलॉम्स लॉ पे अब कल चला जाएगा, वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है, अपलोडिंग में भी दिक्कत होगी, ठीक है। और चलिए तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, उसको हम लोग कर लेते हैं। एनसीईआरटी से जो कराए हैं उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे लोग ये बुक ले लीजिएगा, जो भी लोग मतलब कि पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी का। हम इसका मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट अच्छी बुक है इसलिए बता रहे हैं। एमटीजी का है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बुक है, एररलेस है, ठीक है, ले लीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ती बुक है, ठीक है, केवल 180 रुपये मिल जाएगी, और दोनों लेंगे मतलब 11-12 दोनों का, तो मतलब लगभग 300-400 में हो जाएगी। और साथ में एक एनसीईआरटी रखिए, और हो सके तो साइड बुक भी रख लीजिए, बहुत पढ़ना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखते हैं। 11 जो है अभी जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का,
NCERT के एक्सरसाइज का NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, कह रहा है यहाँ पे द पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल, पॉलिथीन को वूल के साथ रब किया जाता है, इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷। मतलब ये मान लीजिए पॉलिथीन है, पॉलिथीन को हमने वूल से, ये पॉलिथीन है, हमने इसको वूल से, मतलब ये वूल है, वूल से क्या किया, रब किया। तो जो पॉलिथीन है, पॉलिथीन पीस, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विथ ए वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और कितना नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो वैल्यू है माइनस में है, वो है 3 × 10⁻⁷, इतने कुलाम, मतलब इतना कुलाम इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसलिए आप नेगेटिव लीजिए, इतना कुलाम चार्ज है नेगेटिव में। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं इसके आगे, पहला कर रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए दिया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। आपको क्या करना है, पता करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब जब इतना चार्ज ट्रांसफर, देखिए ये निगेटिव हुआ है, तो निगेटिव हुआ है तो क्या किया होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लिया होगा, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लिया है, तभी निगेटिव हो गया है। तो क्या होगा, कितने पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वूल से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे क्वांटाइजेशन का रूल लगा देंगे, Q = N × E, और N = आ जाएगा, N = आ जाएगा Q/E। तो देखिए Q की जो वैल्यू है, अब हमको नंबर पता करना है, तो नंबर में निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, इतने कूलम चार्ज है। दिस डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज कितना होता है, × 1/6 × 10⁻⁹ की वैल्यू होती है इतने कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी लगभग ये हो जाएगा 0.9 के अबाउट हो जाएगा, बट इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, चलो इसको डिवाइड कर लो, वैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.6, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 30 ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 × 1 = 16 और ये हो जाएगा 14, 0 आ गया तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा तो 1.8 समथिंग आएगा। देखिए इसमें दिया 1.875, तो ये हो जाएगा आपका 1.875। आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, यू कैन डू, हम टाइम ना लगे इसलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप पे छोड़ देते हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं। दिस इनटू यहाँ पे पावर्स को देखिए 10⁻⁷ है और ये है 10⁻⁹, तो -7 -19 से कट जाएगा तो बचेगा नीचे कितना 10⁻⁻12, तो ऊपर जाएगा 10⁻+12 हो जाएगा, तो दिस विल बी 10⁻+12 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वूल से इस पर ट्रांसफर हुए हैं, कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, वूल से पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने ज्यादा। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, बी क्वेश्चन इसका देख लीजिए। जो बी क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। देखिए पूछ रहा है कि क्या वूल से पॉलिथीन पर मास भी ट्रांसफर हुआ है कुछ, तो हाँ भाई चार्ज है और हर चार्ज कुछ ना कुछ मास रखता है, और मास रखता है तो सिंपल सी बात है चार्ज गया तो अपने साथ कुछ ना कुछ मास लेकर गया होगा। तो मास कैसे पता करेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन गया और 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ठीक है, तो ट्रांसफर मास ट्रांसफर्ड हम पता कर लेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास और कितने इलेक्ट्रॉन है उसका, तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि 1.875 इंटू 10⁻12 आया है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी लोगों को पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो दिया रहता है टेबल में, इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन पर। क्लियर है, तो
आज इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं और आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं और उस होमवर्क में आप लोग क्या क्या कर दीजिएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके करने के लायक है अभी वो बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे, और उसके बाद अभी जो किए हैं उसमें ये जो बाकी है वो कर लेंगे, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।